नमस्कार दोस्तों, रेडियोग्राफी सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है कंट्रास्ट मीडिया यूज़ इन रेडियोलॉजी। देखिए, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बीआरटी और डीआरटी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से। कंट्रास्ट मीडिया आर केमिकल सब्सटेंस यूज्ड टू एनहांस द विजिबिलिटी ऑफ एनाटॉमिकल ऑर्गन और टिश्यूज। कंट्रास्ट मीडिया केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एनाटॉमिकल ऑर्गन, टिश्यू या ब्लड वेसल की विजिबिलिटी को बढ़ाते हैं। देखिए, कंट्रास्ट मीडिया में एक शब्द है कंट्रास्ट, विच मीन्स डेंसिटी डिफरेंस या वेरिएशन। ग्रेटर द इमेज कंट्रास्ट, द मोर विजिबल द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विल बी। अब सवाल उठता है कि हम कंट्रास्ट मीडिया का इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप प्लेन एब्डोमेन एक्सरे में एब्डोमिनल स्ट्रक्चर जैसे यूरेटर, स्टमक, स्प्लीन, बावल या ब्लड वेसल को विजुलाइज कर सकते हैं, तो आपका जवाब होगा नहीं, बिकॉज दे आर ऑल सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर हैविंग सिमिलर एटॉमिक डेंसिटी, देयरफॉर डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट ऑन प्लेन एब्डोमेन एक्सरे। इसीलिए इन स्ट्रक्चर को विजुलाइज करने के लिए या इन्हें ओपेसिफाई करने के लिए हम कंट्रास्ट मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के रूप में बेरियम या आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया, इनका एटॉमिक नंबर अधिक होता है और ये एक्सरे को ज़्यादा एटूनेट करते हैं, मतलब रोकते हैं, इसीलिए फिल्म पर वाइट दिखाई देते हैं। एज यू नो, इमेज कंट्रास्ट डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन फोटोन्स एंड मैटर, विच इज़ बेसिकली कॉम्पटन स्कैटरिंग एंड फोटोइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन, और दोनों एब्जॉर्बर के फिजिकल डेंसिटी और उसके एटॉमिक नंबर पर निर्भर करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के रूप में आयोडीन को लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 53, जो बॉडी टिश्यू के एटॉमिक नंबर से काफ़ी अधिक है। आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया को बॉडी में इंजेक्ट करने से इमेज कंट्रास्ट उत्पन्न होता है, जिसका कारण है डिफरेंशियल फोटोइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन। कंट्रास्ट मीडिया के रूप में आयोडीन के पास एक स्पेशल एडवांटेज होता है, क्योंकि इनकी के शेल बाइंडिंग एनर्जी मतलब KH 33.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी में उपयोग होने वाली एक्सरे की औसत एनर्जी के करीब होता है। जब इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी के शेल बाइंडिंग एनर्जी के करीब या उससे अधिक होती है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। डिफरेंशियल फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन की वजह से ही हमें फिल्म पर अधिक कंट्रास्ट देखने को मिलता है। यही कारण है कि बेरियम और आयोडीन को रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर में कंट्रास्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, टिश्यू या ब्लड वेसल्स की विजिबिलिटी को इन्हेंस किया जा सके। चलिए कुछ कॉमन मेथड देखते हैं जिससे हम कंट्रास्ट मीडिया को पेशेंट की बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। पहला है स्वालोड, यू कैन से टेकन बाय माउथ और टेकन ओरली। कुछ इन्वेस्टिगेशन होती हैं जिसमें हम कंट्रास्ट को ओरली पिलाते हैं, फॉर एग्जांपल बेरियम मेल फॉलो थ्रू और बेरियम स्वेलो। सेकंड, इट कैन बी इंजेक्टेड इनटू ब्लड वेसल्स, और इसको हम दो तरीके से करते हैं, इंट्रावीनसली या इंट्रा आर्टरीली। ये बहुत ही कॉमन मेथड है कंट्रास्ट इंट्रोडक्शन का, और इट कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय एनीमा और यू कैन से rectally. For example, in barium anemia, we inject barium through rectal route. और फोर्थ, इट कैन बी इंजेक्टेड इनटू स्पेस विद इन द बॉडी। देखिए, कंट्रास्ट मीडिया की कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इस बात को जस्टिफाई करती हैं कि हम इनका उपयोग रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर में कर सकते हैं। चलिए उनकी इन्हीं प्रॉपर्टी पर कुछ प्रकाश डालते हैं। सबसे पहला है, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। ये टॉक्सिक नहीं होने चाहिए ताकि एडवर्स रिएक्शन ना हो। सेकेंड, इट शुड हैव गुड ओपेसिफिकेशंस। इसकी जो रेडियो ओपेसिटी है फिल्म पर वो अच्छी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इज इनर्टनेस, मतलब इसको बायोलॉजिकल टिश्यू के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, दे शुड हैव लो सरफेस टेंशन, मतलब सरफेस टेंशन कम होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, इट शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड इजीली। Sixth point, the compound should be stable, which means it will not dissociate into a toxic ion. ये टॉक्सिक आयन में डिसोशिएट नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आयोनिक कंट्रास्ट टॉक्सिक आयन में डिसोशिएट हो जाता है, जिसकी वजह से कंट्रास्ट रिएक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इट शुड हैव एप्रोप्रिएट विस्कोसिटी व्हेन एडमिनिस्ट्रेटेड। विस्कोसिटी का मतलब होता है कि कंट्रास्ट कितना थिक है, कितना गाढ़ा है, इसीलिए विस्कोसिटी सामान्य होनी चाहिए
ताकि पेशेंट को कंट्रास्ट देते वक्त उससे ज़्यादा पेन ना हो। कंट्रास्ट मीडिया शुड बी नॉन कार्सिनोजेनिक एंड इट शुड बी एलिमिनेटेड ईजिली फ्रॉम द बॉडी, बिकॉज पेशेंट की बॉडी के अंदर कंट्रास्ट का ज़्यादा समय तक रहना सही नहीं होता। इसीलिए आपको स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस के बाद आपको फ्लूइड इंटेक बढ़ाने के लिए कहा जाता है एंड इट शुड हैव मिनिमल साइड इफ़ेक्ट। कंट्रास्ट मीडिया शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब कंट्रास्ट की कीमतें कम होनी चाहिए। इट शुड हैव लो स्मोलैलिटी विच मीन्स नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन ए सोल्यूशन। सो हाई स्मोलैलिटी मीन्स more toxicity. The last one is the contrast should concentrate in a required area when injected. चलिए आप देखते हैं कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हम कितने टाइप के कंट्रास्ट मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैंने कंट्रास्ट मीडिया को डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर दे आर यूज, लाइक इन एमआरआई, इन एक्सरे, सीटी, फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर एंड इन अल्ट्रासोनोग्राफी। पहले देखते हैं एमआर में कंट्रास्ट के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है। आप इस बात को जानते होंगे कि एमआर में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का प्रयोग करके एमआर इमेज को क्रिएट किया जाता है, जहां हम वाटर में मौजूद हाइड्रोजन को डॉक्यूमेंट करते हैं। यहाँ गैडोलिनियम बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया का इस्तेमाल होता है विच बेसिकली शॉर्टन T1 एंड T2 रियलाइजेशन टाइम, thereby causing increased signal intensity on T1 weighted images or reduced signal intensity on T2 weighted images. Gadolinium based contrast media consists of gadolinium ion plus chelating agent. Chelating agent act as a carrier molecules, मतलब ये basically transportation में help करते हैं and it also reduce toxicity and help in its excretion. Gadolinium based contrast media को IV के थ्रू दिया जाता है। अब बात करते हैं अल्ट्रासाउंड की। अल्ट्रासाउंड करते समय प्रॉब्स का इस्तेमाल होता है जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का बना होता है। इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने पर ये क्रिस्टल वाइब्रेट करते हैं जिससे हाई फ्रीक्वेंसी साउंड जनरेट होती है जो पेशेंट की बॉडी टिश्यू से रिफ्लेक्ट होकर प्रॉप तक पहुंचती है, जिससे क्रिस्टल वाइब्रेट होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उत्पन्न होते हैं जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर रियल टाइम इमेज में कन्वर्ट करता है। अल्ट्रासाउंड में इस्तेमाल होने वाले कंट्रास्ट मीडिया जनरली गैस फील्ड माइक्रो बबल होते हैं और इन माइक्रो बबल का साइज ब्लड सेल्स के साइज से भी कम होता है। देयरफॉर इट ऑक्युपाइज इंट्रावेस्कुलर स्पेस, इसीलिए इनका एक्सक्रीशन लंग के थ्रू होता है, अनलाइक अदर कंट्रास्ट मीडिया विच इज़ ईदर एक्सक्रेटेड थ्रू किडनी और लीवर। क्योंकि इनका एक्सक्रीशन लंग के थ्रू होता है इसीलिए इनका किडनी पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, सो इट हैज़ नो नेफ्रोटिक इफेक्ट। Therefore, these contrast media can be used for a patient with poor renal function and patient with previous history of contrast reaction. Some of the example of ultrasound contrast media are SonoView, EcoVist and LevoVist. अब बात करते हैं उन कंट्रास्ट मीडिया की जिनका प्रयोग हम एक्सरे, सीटी और फ्लोरोस्कोपिक एग्जामिनेशन में करते हैं। इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया और दूसरा है नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया। नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया की बात करें तो दे हैव लो एटॉमिक नंबर, इसीलिए ये एक्सरे को कम एटेन्यूएट करते हैं, मतलब कम एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए ये फिल्म पे हमें ब्लैक दिखाई देते हैं। इसके प्रमुख एग्जाम्पल हैं एयर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया की बात करें सो दे हैव हाई एटॉमिक नंबर, मतलब इनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। सो दे एटेन्यूएट मोर एक्सरे, मतलब ये एक्सरे को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं एंड इनकी जो रेडियो ओपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब ये रेडियो ओपेक होते हैं और इसीलिए ये फिल्म पर हमें वाइट दिखाई पड़ते हैं। पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया को भी दो में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है वाटर इंसोल्युबल कंट्रास्ट मीडिया और दूसरा है वाटर सोल्युबल कंट्रास्ट मीडिया। अगर हम वाटर इंसोल्युबल कंट्रास्ट मीडिया की बात करें तो यहाँ पर आता है बेरियम सल्फेट, इसका केमिकल फार्मूला है BaSO4। इट हैज़ ए हाई एटॉमिक नंबर विच इज़ 56। इसका इस्तेमाल हम बेसिकली एब्डोमिनल स्ट्रक्चर को विजुलाइज करने के लिए करते हैं, जैसे स्टमक, इसोफेगस, इंटेस्टाइन, स्पेशली इन इन्वेस्टिगेशन लाइक बेरियम स्वैलो, बेरियम मील फॉलो थ्रू, बेरियम अनीमा। अगर बेरियम स्टडी की बात करें तो बेरियम स्टडी को दो तरीके से किया जाता है। पहला है सिंगल कंट्रास्ट और दूसरा है डबल कंट्रास्ट। सिंगल कंट्रास्ट में केवल बेरियम पिलाया जाता है, जबकि डबल कंट्रास्ट के अंदर हम बेरियम प्लस एयर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें गुड म्यूकोसल पैटर्न देखने होते हैं।
अगर मैं बेरियम की प्रॉपर्टी की बात करूं तो इट इज़ नॉन टॉक्सिक एंड इनर्ट टू बॉडी टिश्यूज़, और इसकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है। बेरियम स्टडी के बाद जनरली पेशेंट कॉन्स्टिपेशन की शिकायत करते हैं, इसीलिए उनसे बेरियम स्टडी के बाद फ्लूइड इनटेक को बढ़ाने के लिए कहा जाता है। अगर वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया की बात की जाए, देन वी हैव आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया। इफ़ यू लुक एट इट हिस्ट्री, द फर्स्ट आयोडीन बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया यूज was a derivative of chemical ring pyridine, to which single iodine atom could be bonded in order to make it radio opaque. आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है आयोनिक कंट्रास्ट, दूसरा है नॉन आयोनिक कंट्रास्ट। आयोनिक कंट्रास्ट को हम सब डिवाइड कर सकते हैं आयोनिक मोनोमर और आयोनिक डाइमर में। उसी प्रकार नॉन आयोनिक कंट्रास्ट को हम नॉन आयोनिक मोनोमर और नॉन आयोनिक डाइमर में सब डिवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं आयोनिक कंट्रास्ट मीडिया की। इसमें सबसे पहले आते हैं आयोनिक मोनोमर्स। इनका इस्तेमाल 1950 से स्टार्ट हुआ था। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये बेसिकली एक बेंजीन रिंग है जिसमें 3 आयोडीन एटम्स अटैच्ड हैं, हैविंग 2 फंक्शनल ग्रुप एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच्ड टू इट, जो इसको वाटर सोल्यूबल बनाता है क्योंकि बेंजीन खुद में एक वाटर इनसोल्यूबल कंपाउंड है। अगर आप इसका आयोडीन पार्टिकल रेशियो देखोगे वो है 3:2, मतलब हर 3 आयोडीन एटम पर यहाँ पे 2 आयोनाइजिंग रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं, विच इज़ एनाइन एंड कैटाइन। यही कारण है कि इनकी जो स्मोलैरिटी होती है वो ज़्यादा होती है, विच इज़ इन द रेंज ऑफ 1550 टू 2000 मिली ऑस्मोल पर केजी। और यही कारण है कि इनकी जो स्मोलैरिटी होती है वो ब्लड सीरम की स्मोलैरिटी से 8 गुना होती है। इसीलिए इनको हम HOCM मतलब हाई ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया भी कहते हैं। ये हाई ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया की पहली जनरेशन थी और इनकी जो स्मोलैरिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इसकी डोज को भी इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता था और इनके साथ एडवर्स रिएक्शन होने के चांस काफ़ी ज़्यादा थे। इसीलिए 1990s में इसको IV कंट्रास्ट के रूप में इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया। आयोनिक कंट्रास्ट मीडिया के प्रमुख एग्जाम्पल हैं डायट्रायोजोएट, आयोथैलेमेट, आयोडेमाइड, मेट्रीजोएट। कुछ बदलाव के बाद 1990s में आयनिक डाइमर का जन्म हुआ, जहां कंट्रास्ट मीडिया की ऑस्मोलैरिटी को कम करने के लिए 2 आयनिक मोनोमर को कंबाइन करके आयनिक डाइमर बनाए गए, जिससे ऑस्मोलैरिटी को कम किया गया। इनकी ऑस्मोलैरिटी 600 मिली ऑस्मोल पर केजी के आसपास थी, इसीलिए इनको LOCM मतलब लो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया भी कहा जाता है, बट दे आर स्टिल आयोनिक। अगर हम इनके आयोडीन पार्टिकल रेशियो को देखें, विच इज़ 6:2, यहाँ हर 6 आयोडीन पार्टिकल पर 2 आयोनाइजिंग रेडिकल प्रोड्यूस हो रहे थे, पर आयोडीन पार्टिकल बढ़ने की वजह से कंट्रास्ट मीडिया की डोज को कम करने पर भी एक्सरे पर अच्छा ऑपेसिफिकेशन देखने को मिल रहा था, मतलब मोर विजिबिलिटी ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स। आयोनिक डाइमर का एग्जाम्पल है आयोक्सागिलेट। चलिए अब बात करते हैं नॉन आयनिक कंट्रास्ट मीडिया की। ट्रॉस्टल एनमन को नॉन आयनिक कंट्रास्ट मीडिया का जनक कहा जाता है। उन पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है जो बहुत ही मोटिवेटिंग है। इसका लिंक मैंने ऊपर दे दिया है, आप इसे ज़रूर देखिएगा। ट्रॉस्टल एनमन का मानना था कि आयोनिक कंट्रास्ट मीडिया की हाई ऑस्मोलैरिटी काफ़ी हद तक उनकी टॉक्सिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Non-ionic contrast media is basically structural modification of ionic contrast media where cation is replaced by non-dissociating chain. Now they have few particle per iodine atoms and reduce osmolality, but they are more expensive as compared to ionic contrast media. Non-ionic monomer का इस्तेमाल 1980s में स्टार्ट हुआ था. So if you look at its structure, non-ionic contrast agent composed of tri-iodinated benzene ring with various side chain that contain polar alcohol group that make them water soluble. On comparing with ionic contrast, they don't have any carboxylic group attached to it. Therefore, they do not dissociate into cation and anion when entering the solution. नॉन आयनिक मोनोमर का आयोडीन पार्टिकल रेशियो होता है 3:1, मतलब यहाँ हर 3 आयोडीन एटम पर 1 नॉन आयनाइजिंग रेडिकल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इनकी जो स्मोलैरिटी होती है वो कम हो जाती है, विच इज़ वेरी क्लोज टू द स्मोलैरिटी ऑफ ब्लड सीरम। नॉन आयनिक मोनोमर के प्रमुख एग्जाम्पल हैं
आयोहेक्सॉल, आयोपेमिडॉल, आयोबिट्रिडोल, आयोपेंटॉल, आयोवर्सॉल, आयोपेमिरॉल, आयोप्रोमाइड, आयोक्सेलन। कुछ समय के बाद 1990s में नॉन आयनिक डाइमर आए। यहाँ बेसिकली उन्होंने दो नॉन आयनिक मोनोमर को मिलाकर एक डाइमर बनाया एंड इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि इसकी जो स्मोलालिटी थी वो बहुत कम हो गई। अब इन कंट्रास्ट की स्मोलालिटी लगभग ब्लड सीरम की स्मोलालिटी के बराबर हो गई। यही कारण है कि हम नॉन आयनिक डाइमर को IOCM मतलब आइसो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया भी कहते हैं। इनका आयोडीन पार्टिकल रेशियो होता है 6:1। An example of non-ionic dimer is iodoxanol. The dimer structure of iodoxanol fits a higher concentration of iodine atoms per mole, permitting diagnostic levels of contrast specification at less toxic osmolality. यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।